हेलो बच्चों, हम लोग गॉस के प्रमेय का निगमन किए थे कूलाम के नियम के आधार। अब हम लोग कूलाम के नियम का निगमन करते हैं गॉस के प्रमेय के आधार पर, यानी गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम को सत्यापित करते हैं। तो हमने गॉस के प्रमेय में पढ़ा था कि गॉस का जो प्रमेय है वह गॉस का प्रमेय हमेशा बंद सतह में ही सही है। गॉस का प्रमेय इसमें होना चाहिए, बंद सतह में होना चाहिए। और बंद सतह कौन सा सतह है? जो 3D सतह है वो बंद सतह होता है। जैसे गोला, बेलन, शंकु, घन, ये सब क्या है? ये सब 3D सतह है और इसमें गॉस का प्रमेय आपका सत्य होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक गोला लेते हैं। हम लोग एक गोला लेते हैं। इसकी त्रिज्या को हम R मान लेते हैं। गोले की त्रिज्या को हमने क्या माना? गोले की त्रिज्या हमने R मानी, यानी इसका केंद्र बिंदु क्या है? इसका केंद्र बिंदु A और ये प्लस Q आवेश से आवेशित। अगर हम इस गोले के सतह पर कोई बिंदु B लेते हैं और इस गोले के सतह पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह तीव्रता किस ओर होगी? वह तीव्रता बाहर की ओर। किस ओर होगी तीव्रता? ये तीव्रता बाहर की ओर होगी। तो इसकी जो तीव्रता होगी किस ओर होगी? ये बाहर की ओर होगी। और जो क्षेत्रफल सदिश होगा ये लंबवत बाहर की ओर होगी। तो ये इसका क्षेत्रफल सदिश। यदि हम इसको टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करना चाहें, जैसे उदाहरण के तौर पर हम इतना छोटा सा टुकड़ा लेंगे। इस छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करना चाहते हैं। ये भी किस ओर होगी? ये सदिश ई है और इसका जो छोटा सा भाग है इसका भी जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किस ओर होगा? बाहर की ओर होगा। अगर हम यहीं पर लेना चाहें, ये छोटा सा टुकड़ा लेंगे। अगर इस छोटे से टुकड़े का हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? यहाँ पर हमको ये सदिश ई है और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा ये इसी ओर होगा। और ये क्या है? ये है छोटा सा भाग का है। अर्थात किसी गोले का जो भी क्षेत्रफल सदिश होता है वो
वो कहाँ पे होता है? वो बाहर की ओर होता है। और कैसा होता है? वो लंबवत होता है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि माना कि बड़ी आली है, तो बड़ी आली लेकर चलिए। माना कि बड़ी आर त्रिज्या का एक गोला है, जिसके सतह पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। गोले के अंदर प्लस U आवेश स्थित है। तो हम लोग जब भी आवेश के बारे में सोचेंगे तो वह आवेश हमेशा हम लोग कहाँ लेंगे? गोले के अंदर लेंगे, क्योंकि जब भी हम गॉस का प्रमेय को पढ़ेंगे तो गॉस का प्रमेय हमेशा 3D सतह में ही मिलता है, यानी गोले के अंदर ही मिलता है। और गोले के अंदर ही हमको पढ़ना है। जब तक आवेश गोले के अंदर नहीं होता या कोई बंद सतह के अंदर नहीं है, तब तक हम उस पर गॉस प्रमेय अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे कि जो बिंदु P है कहाँ? गोले के सतह पर है। यहाँ पर R त्रिज्या का एक गॉसियन सतह की कल्पना करते हैं। कैसे कल्पना करेंगे? तो क्या करेंगे? R त्रिज्या लेकर एक गोला खींचेंगे और इसके सतह पर बिंदु P होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसके सतह पर बिंदु P होना चाहिए, जहां पर हमको सारा कार्य क्रिया करना। तो हम क्या पाते हैं कि विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश दोनों की दिशा समान है। की दिशा समान है, अतः
दोनों के बीच का कोण थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो होता क्या है, सदिश ई डॉट सदिश डी ए, ये आपका क्या है, डी फाई का वैल्यू है, डी फाई का वैल्यू है। तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री। तो डी फाई ई का वैल्यू क्या हो जाता है आपका, ई डी ए हो जाता है। डी फाई का वैल्यू क्या हो जाता है, ई डी ए हो जाता है। अगर हमको कुल विद्युत फ्लक्स निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, इस पूरे का समाकलन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इस पूरे का समाकलन करना पड़ता है। आइए समाकलन करते हैं। इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए। तो डी फाई ई का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू बाय ई नॉट। इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू क्यू बाय ई नॉट। कहाँ से, तो गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय। तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, डी फाई के बदले में क्या लिखते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, तो इसको बंद सतह ऐसे कर देगा। तो इसमें कांस्टेंट टर्म ई है, ये बाहर चला आया, ई कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर चला आया। इंटीग्रेशन डी ए, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई बार से, जो बाहर है कांस्टेंट टर्म, ये जो डी ए होता है, इस डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, इस डी ए का इंटीग्रेशन होता है, जो गोला का क्षेत्रफल है वो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस मान को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर ई इक्वल टू, ये जो यहाँ गुना कर रहा है इधर आएगा तो भाग होगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया, तीव्रता का मान निकल गया। ये क्या निकला आपका, तीव्रता का मान निकला। और हम लोग जो बल के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं, कि यदि इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट हो तो इस पर एक बल लगता है जो इसे किस ओर भगाना चाहता है, बाहर की ओर भगाना चाहता है, मतलब विकर्षण होता है उन दोनों के बीच। तो विकर्षण के कारण जो बल लगता है, उस बल का मान हम क्या देखते हैं, F बराबर क्या होता है, उस बल का मान F बराबर
Q नॉट इंटू ई। कहाँ से हम लेते हैं? E इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे, E इक्वल टू तो हम लोग E इक्वल टू क्या निकाले थे? F बाय Q नॉट, therefore F इक्वल टू E Q नॉट। तो अगर हमारे पास E का वैल्यू है तो E का वैल्यू तो हम लोग पुट कर सकते हैं। E का वैल्यू क्या है? तो E का वैल्यू हमारे पास है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लिखें यहाँ पर E का वैल्यू क्या है? इस सूत्र में, इसके मान को इस सूत्र में रख देते हैं। तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बराबर F बाय Q नॉट। इसलिए F इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Q इंटू Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब इस सूत्र को जो है अच्छी तरह से सजा लें। तो देखें कि Q इंटू Q नॉट ऊपर में है, हम भी लिख देते हैं Q इंटू Q नॉट बटे आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर को यहाँ लिख देते हैं। अब आपके पास क्या बचा? ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा बटे में, तो बटे में लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर अब कुछ नहीं बचा है तो ऊपर 1 लिख देते हैं। ये किसका सूत्र निकला? तो F का सूत्र निकला। F का सूत्र क्या है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट बाय आर स्क्वायर। और ये सूत्र किसका है? ये सूत्र कूलॉम का नियम है। ये सूत्र किसका नियम है? ये कूलॉम का। इस प्रकार से हम गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन कर सकते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको खैर बनाने में आसानी होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, धन्यवाद।